Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start lecture 10 of Indian economy. लेक्चर 9 हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 to 9 आप जो है कि बिल्कुल देखिएगा अगर आपने मान लो अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इंडियन इकोनॉमी के वहाँ पर कवर करे हैं, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है कि मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। एक बार ये आप जाइएगा और सारे लेक्चर आप गो थ्रू करिएगा, तभी जो है कि आपको इंटरेस्ट आएगा आगे का जो भी लेक्चर है वो आपको समझने में। सर्वोदय प्लान देखिए 1950, सर्वोदय प्लान 1950। देखिए अभी जो है कि मैं बता दूं एक बारी, जो मैंने कल से कंटिन्यू करा था वो एक बारी मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। कल हमने बात करी थी, कल हमने पार्ट 5 से स्टार्ट करा था। पार्ट 5 से हमने स्टार्ट करा था, उसमें जो है कि हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसके बारे में समझने का प्रयास करा। जैसे कि सबसे पहले इकोनॉमिक प्लान जो है वो जो है कि विश्वेश्वरैया जी थे, है ना। उन्होंने जो है कि 1934 अपनी बुक लिखी थी। उसमें जो है कि इन्होंने प्लानिंग की बात करी थी कि प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले जो है कि प्लानिंग की बात जो है कि वो विश्वेश्वरैया जी ने करी थी। प्लानिंग का जो है कि जो एक तरीके से मान लो कि जो पहले ऐसा हुआ करता था कि मान लो कि अंग्रेज़ वगैरह थे, उन्होंने कभी देश के बारे में, हमारी तरक्की के बारे में सोचा ही नहीं, है ना। और एक्सप्लोइटेशन वगैरह उनके द्वारा करा जाने लगा था हमारे देश का। तो प्लानिंग की तो बात दूर दूर तक, और अनएजुकेटेड मान लो कि बहुत से, मान लो कि इस समय लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, तो इतना व्यक्ति जो है कि दिमाग नहीं लगा पा रहा था कि मतलब क्या होना चाहिए देश की तरक्की के लिए। तो विश्वेश्वरैया जी थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था, तो जो एजुकेटेड सिटीजन थे उन्होंने जो है कि आगे इस चीज़ की मांग करी। उनके जहन में ये बात आई कि ये बात जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद फिक्की प्रपोजल हुआ आया ये कैपिटलिस्ट लोगों का। बाकी ये MG रनाडे जी और आपके ये जो दो लोग थे दादा भाई नारोजी जी, इन्होंने कहा कि स्टेट का जो है कि रोल होना चाहिए। उसके बाद जो है कि ये कांग्रेस प्लान की हमने बात करी। आप प्लीज़ पुराना लेक्चर देखिएगा, है ना। मैं एक बार ये बस रिकैप करा दे रहा हूँ। तो ये सारे हमने डिस्कशन किया। बॉम्बे प्लान में बात करी, बॉम्बे प्लान में भी इन लोगों ने कहा ये कैपिटलिस्ट का एक पूरा एक मान लो कि एक कह सकते संगठन था। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को जो है कि बीच में आना पड़ेगा हम लोगों की हेल्प करने के लिए। कुल मिला के यही बात थी, क्योंकि देखिए कैपिटलिस्ट हमेशा प्रॉफिट की बात सोचते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के बिना हमारा प्रॉफिट संभव नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत से जैसे फंडिंग है ना। फंडिंग मान लो कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है, उतना पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट भी उसमें कुछ ना कुछ फंड करे, है ना। गवर्नमेंट उनके लिए जो है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ना वो बनाए, ताकि जो है कि जो भी वो आगे अपना प्रोजेक्ट अगर फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पर जो है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट ने नियम बनाए होंगे ताकि पब्लिक उनको सही तरीके से आगे बढ़वाने में प्रयास करे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और हम पहुंच गए थे गांधीयन प्लान के बारे में हमने बात करी। गांधीयन प्लान ने कहा कि हमको एग्रीकल्चर पे जो है कि फोकस करना चाहिए, है ना। हमको एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए। और इन्होंने जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करी थी। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को बाद में, पहले हमको एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो है कि बात हुई थी, ये जो हुआ था एक्चुअल में, तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या करा था, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया था, है ना। लेकिन इन्होंने जो है कि एग्रीकल्चर की बात करी थी। और एग्रीकल्चर की ही बात जो है कि आगे चल के मैं आपको बताऊं, पीपल्स प्लान जो है ना, ये भी मैंने बात करी थी। इनके एम.एन. रॉय की कहानी के बारे में मैंने आपको पूरा कुछ बताया था। इन्होंने बात करी थी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, लोगों की नेसेसिटीज़ है लाइफ की, है ना, प्लानिंग में उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बात में करा था एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में गांधीयन प्लान में बात करी। उसके बाद एग्रीकल्चर में सर्वोदय प्लान में बात करी। 1950 में सर्वोदय प्लान आया। इन्होंने जो है कि पूरा गांधीयन, एक तरीके से मान लो कि इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधीयन टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स बाय कम्युनिटी एंड ट्रस्टीशिप एज वेल एज सर्वोदय कंसेप्ट ऑफ आचार्य विनोबा भावे, है ना। इन्होंने भी जो है कि एग्रीकल्चर की जो है कि बात करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर ये प्लान लाइक एम्फेसिस ऑन, है ना, एम्फेसिस जोर दिया किस पे, एग्रीकल्चर पे, हाईली सिमिलर टू गांधीयन प्लान। तो आप कह सकते हो कि गांधीयन प्लान जो है जिन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस करा था, उसी तरह से जो है कि सर्वोदय प्लान भी एग्रीकल्चर पर फोकस सर्वोदय प्लान ने करा था, है ना। यहाँ पर जब ये एग्री वेस्ट, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी ने भी यही कहा था कि कॉटेज इंडस्ट्री, अगर आपको इंडस्ट्रीज़ में मान लो बढ़ावा करना है मान लो अगर आप चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है कि बढ़े, बूस्ट करे, तो कोई बात नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। कॉटेज इंडस्ट्री है तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे स्मॉल फार्मर जो कॉटन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी मदद होगी, है ना। तो कुल मिला के वो उसमें भी संतुष्ट और सहमत थे। लेकिन जो है कि अब वही चीज़ें हैं कि कांग्रेस ने की जो गवर्नमेंट थी उसने जो है कि इंडस्ट्रियल उस पर बढ़ावा दिया, इंडस्ट्री पे बढ़ावा दिया, है ना।
क्योंकि जो है कि जो सबसे पहला प्लान आया था, है ना, सबसे पहला जो प्लान आया था या मान लो प्लानिंग की बात करी थी वो हमारे विश्वेश्वरैया जी ने बात करी थी। तो उन्होंने भी जो है कि क्या करा था, इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करा था। उन्होंने भी जो है कि इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करा था। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए इन्होंने भी जो है कि इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करा था। यहाँ कहीं लिखा होगा कि जो है कि इन्होंने यूएसए में इंडस्ट्रीज़ थी, तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे यूएसए में इंडस्ट्रीज़ है ना, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है ना, तो ऐसे ही जो है कि इन्होंने एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, उन्होंने इस चीज़ की बात करी थी। तो ये चीज़ें थी। तो सरकार ने मान लो कि अब देखिए यहाँ पर ये जो है कांग्रेस की मान लो कि उस टाइम पर ये देखिए आप सरकार थी, तो जो है कि इनकी बात पर जो है कि ज़्यादा फोकस करा गया। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने कम से कम प्लानिंग की बात तो करी है। अगर मान लो प्लानिंग की बात ही नहीं होती, है ना, और लेट लपित होता जाता, तो फिर मान लो कि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मान लो कि एक तरीके से देश पिछड़ा होता। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बात करी, लेकिन जो है कि गांधी जी ने कहा कि इंडस्ट्रीज़ पे ना जा करके हम एग्रीकल्चर पर बात करेंगे। तो ये आपस में सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं, इसको जो लिंक करके समझिए आप। अगर आप ऐसे समझोगे, रटोगे, तो वो नहीं भूल जाओगे। इंटरलिंक करिए, है ना। विश्वेश्वरैया जी आए, उसके बाद जो है कि बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान ने जो है कि अपनी कहा कि जो है कि सरकार को भी आना चाहिए, उन्होंने सरकार की बात कही, है ना। सर्वोदय प्लान में जो है कि गांधीयन प्लान की तरह जो है कि उन्होंने कहा कि जो है कि इंडस्ट्रीज़ पर जो है कि बढ़ावा देना चाहिए, है ना, और एग्रीकल्चर बढ़ावा देना चाहिए। बाकी जो है कि इन्होंने कहा सेल्फ रिलायंस की बात करी। किसने? सर्वोदय प्लान ने। सर्वोदय नाम से भी आप समझिएगा, सर्वोदय, है ना, सर्व से मतलब सबका, है ना, राष्ट्र पूरा जो है कि सेल्फ रिलायंस की बात करी। ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस, है ना, जैसे कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात करी जा रही है मोदी जी के द्वारा, है ना, जो अभी की गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमको लगता है कि ये नई चीज़ें हैं। अच्छी बात बता दूं कि ऐसे जैसे कि अभी हमारे जो एक तरीके से मान लो कि आपको लग रहा होगा कि हमारे देश की बात हो रही है, सरकार हमारे देश को बहुत अच्छी तरह से अच्छे पटल पर रख रही है और नई नई बातें हो रही हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, है ना। और कहीं ना कहीं से जो है कि हम पुरानी जो चीज़ें जो लोग कह के चले गए और उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया, तो सरकार कोशिश करती है कि वो चीज़ें अब इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं। क्योंकि सेल्फ रिलायंस की जो बात हम अब कर रहे हैं, अगर काश हमने उसी टाइम से अगर हमने सेल्फ रिलायंस पर सोचा होता, है ना, जो आज डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे चीज़ों को, एक्सपोर्ट जीरो था, तो वो लास्ट ईयर जो है कि हमारा 1500 करोड़ था, है ना। अब जो है कि उसको हम 15,000 करोड़ से भी जो है कि US डॉलर में जो है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये क्यों है? ये आत्मनिर्भर भारत की वजह से है, जो कि अभी रिसेंट में स्टार्ट करा गवर्नमेंट ने। और ये इस आत्मनिर्भर भारत देखिए आप, सेल्फ रिलायंस की बात जो है कि किसने करी थी? सेल्फ रिलायंस की बात करी थी हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने 1950 में, आप समझिएगा। तब की बात है, देश जब आज़ाद हुआ था, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तब की बात है जब सेल्फ रिलायंस की बात करी गई थी। आप समझिए इसको, कितनी बड़ी बात है। तो लेकिन जो है कि अब उसमें जो है कि चीज़ें वो उस तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन बात ये सब हुई थी, सेल्फ रिलायंस एंड ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म्स जो आपके जो कि जमींदारी वगैरह है, उसमें रिफॉर्म्स लाने की बात कही थी। सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस, ऐसे विलेज हो जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, मतलब समझो विलेज तक जो है कि सेल्फ अपने अपने, और ऐसा था भी। अब तो जो है चीज़ें बड़ा चेंज हो रही हैं, और कहीं ना कहीं तक मतलब कि पॉजिटिव चेंज आया है। लेकिन उस टाइम भी वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी थी। जैसे कि एक विलेज है, विलेज को ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात करी गई थी। अब आप बताइए, अगर एक विलेज ही अपने आप में अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, तो यानी सभी लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यानी जो है कि हमारी पूरी कंट्री जो है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, बाहर किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कोई कहीं कहीं देखा होगा कि सपोज कोई विलेज है ना, तो उस विलेज में मान लो कि यहाँ पर ये लोग खेती कर रहे हैं, यहीं पर जो है कि यहाँ पर जो है कि उस खेती का जो है कि हार्वेस्टिंग कर करके उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकाल लेना है। अब फाइनल प्रोडक्ट निकालने के बाद जो है कि जो इनको चीज़ें ज़रूरत की हैं वो भी यहीं प्रोड्यूस कर लेना है ना। तो सारी चीज़ें जो है कि बाकी जो है कि बहुत चीज़ें, जैसे मान लो कि अब खेत में जैसे मान लो इसको वो चाहिए, मान लो कि जो अभी हम लोग जो है कि केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, यूरिया वगैरह खाद यूज़ कर रहे हैं, तो ये लोग जो है कि वही जो अब जो डिपेंडेंसी है बाहर से आए, तो ये लोग जो कि उस टाइम पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, जो गोबर वगैरह होता था वो डाल करके बहुत अच्छी फार्मिंग कर लेते थे। तो कुल मिला के किसी तरह की डिपेंडेंसी ये लोग नहीं रखते थे बाहर की तरफ। तो ये भी बहुत अच्छी बात कही गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू नेम मेजर वंस। उसके बाद जो है कि 1960 में जयप्रकाश नारायण हैड बिकम हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस, स्पेशली इट्स इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजिंग नेचर एंड डायल्यूशन पीपल्स
पार्टिसिपेशन। तो देखिए ये जो है कि आप देखिएगा कि ये है पब्लिक, देख रहे हैं आप, लाखों करोड़ों जनता बैठी है, क्यों? क्योंकि इनके विचारों के साथ, है ना, इनके विचार ऐसे थे, है ना, तो इसीलिए जो है कि अब परिस्थितियों से कभी निराश नहीं हुए। ये जो कि मतलब परिस्थिति, जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम कैसी कैसी परिस्थिति थी हम सभी लोगों को मालूम है, और गिव अप जो है कि कोई मतलब कि एक माहौल उस तरीके का था, लेकिन हमारे ऐसे महान विचारक हुए जिन्होंने कभी जो है कि परिस्थिति से हारे नहीं और गिव अप नहीं करा। तो वही बात यहाँ पर करी, वही बात यहाँ पर बताया गया है ना, कि जो है कि यहाँ पर बिकेम हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन प्लानिंग, है ना, प्रोसेस। इट वॉज ओनली आफ्टर 73rd and 74th amendments affected to the constitution 1992 that the role of local bodies and their लोकल बॉडीज यानी जो कि आपके विलेज लेवल पे जो लोकल बॉडीज होती है, मान लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल बॉडीज होती हैं ना, एंड द इम्पोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट वाज एक्सेप्टेड एंड व्यूज ऑफ जयप्रकाश गॉट विंडिकेटेड। अब आप ये बताइएगा कि 1950 में जो बात कही गई थी कि विलेज जो है कि एक तरीके से मान लो कि क्या बन जाए, आत्मनिर्भर, है ना, सेल्फ रिलायंस हो, तो वो कैसे होगा कि जब जो वहाँ की जो एक तरीके से ये जो बताया गया कि यहाँ पर आपका जो लोकल बॉडीज़ है, जैसे मान लो जो एक वहाँ का प्रधान होगा, है ना, वहाँ पर जो चेयरमैन होगा, यही तो होता ना, वहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जो मेयर होगा, है ना, तो वो जो है कि लोगों के अंदर जो है कि वो चीज़ पैदा करेगा, है ना, वहाँ पर जब वो स्कीम्स वहाँ पर वो लेके जाएंगे ताकि वहाँ के लोग जो है कि एक तरीके से मान लो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ, उनको उस तरह की स्कीम्स मिलेंगी। लोकल बॉडीज़ जो है कि आम जनता के साथ कोलैबोरेट होकर के आपस में जब काम करेंगी तभी तो मान लो एक तरीके से वहाँ पर प्रोग्रेस होगा। तो ये जो 1950 की कही बात जो है कि 73 और 74 अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया तब ये बात चीज़ें लागू करेंगी। तो आप समझिएगा इट इज़ ऑलरेडी 50 ईयर्स लेट, इट इज़ ऑलरेडी 50 ईयर्स लेट, नियर टू 50 ईयर्स लेट, इट वॉज ऑलरेडी 50 ईयर्स लेट। 50 साल कम होते सर, आप बताइएगा कि कितना 75 साल हुए हमारे देश को आज़ाद हुए, है ना, 50 साल तो हमने जो है कि ये सोचने में निकाल दिया और जो है कि उसके बाद ही कुछ चीज़ें हुई। तो देरी इस वजह से है सर प्रोग्रेस में, फिर भी इंडिया 3rd नंबर पे है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये है कि वट वी हैव परफॉर्म वॉट मतलब जो है कि वी सपोज टू डू, उससे थोड़ा कम हम परफॉर्म करा है हमने, और नॉट एन इशू, वी विल बी इंक्रीजिंगली डूइंग दैट। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, अब देखो प्लानिंग के देखो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए आप कोई भी चीज़ प्लान करते हो अच्छा होने के लिए करते हो, है ना, कि अच्छे रिजल्ट्स आए, तो वही कुल मिला वो अच्छे रिजल्ट्स में बहुत चीज़ें होती हैं, है ना, सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना, एवरीवन शुड बी हैप्पी, ये सब सारी बातें आती है। तो वही सब यहाँ पर बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इंक्रीज, सस्टेनेबल यानी जो है कि सस्टेन्ड, यानी जो है कि हमको ग्रोथ तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हैं उनको जो है कि एक एक्सप्लॉइट करके, ऐसा नहीं है कि जो कि वॉट एवर रिसोर्सेज आर देयर अराउंड अस, है ना, वी आर एक्सप्लॉइटिंग दैट, वी आर डूइंग देयर ऑप्टिमम यूज़, ओके, बाय कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के नीड हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन को जो है कि एक तरीके से डिफर्टाइल कर दे रहे हैं। अब आगे वाली जनरेशन आएगी, वो कैसे कहाँ पर जो है कि एक तरीके से अनाज उगाएगी, कैसे खाएगी, हम लोग क्या करें, ज़मीन में केमिकल डाल के जो है कि फार्मिंग कर लेना है, वो उसका क्या है, वो केमिकल का असर ज़मीन में जा रहा है, वो जो है कि सॉइल ख़राब हो रहा है, सॉइल की हेल्थ ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। फैक्ट्री का, इंडस्ट्रीज़ का जो पानी है वो नदियों में छोड़ रहे हैं, नदियाँ जब पोल्यूटेड हो जाएंगी तो एक टाइम पे नदियाँ सूख जाएंगी, है ना। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप ऑक्सीजन को पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमको, है ना। और ये चीज़ दुख की बात है कि 1987 में जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता लगा दे पूरे संसार को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी नाम की कोई चीज़ होती है, हम जो भी कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, और जो है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर पहले सोच लिया होता तो इतना पोल्यूशन वगैरह जो आप देखते हो, AQI कभी कभी 400 से ऊपर चला गया, है ना, जो बढ़िया जो मेजर सिटीज़ हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, पहले से हम उसकी प्लानिंग करते। इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेन्ड इकोनॉमिक इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी अमंग द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, वही बात है कि जो है कि हमको इस तरीके से प्लानिंग करनी। सस्टेन पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ के लिए जो है कि सरकार फ्रॉम द फर्स्ट डे काम कर रही है, अलग अलग तरीके से योजनाएं निकाल रही है ना, जो है कि, लेकिन जो है कि, और आज भी वही हो रहा है, सरकार कोई भी आती है गरीबी की बात करती है, गरीबी हटाएंगे हम, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो उसका कोई एक पैरामीटर नहीं है। अगर मैं बात करूं पॉवर्टी की, तो वो किसी एक पैरामीटर की फंक्शन नहीं है ना।
पॉवर्टी जो है कि किसी एक पैरामीटर की जो है कि फंक्शन नहीं है, उसमें कई सारे पैरामीटर हैं, है ना। उसमें एक कोई पैरामीटर नहीं, उसमें कई सारे पैरामीटर। एक तो आपका हो गया सबसे मेजर पैरामीटर एजुकेशन। एजुकेशन सही होगी तभी जो है कि एक तरीके से मान लो जब व्यक्ति एजुकेटेड होगा तब जो है कि वो कुछ सही चीज़ें तब उसके बाद ही जो है कि एक तरीके से वो स्किल्ड भी हो पाएगा, है ना। एजुकेशन स्किल वगैरह हो गई है ना। और जो है कि आपकी उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब बहुत चीज़ें होती है। वो एक पे निर्भर, एक चीज़ में ओवरऑल जो है कि वो डेवलपमेंट पर निर्भर करता है ना। तो पूरे देश का डेवलपमेंट होगा तभी ये गरीबी दूर होगी। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख वैकेंसी निकाल दी और जो है कि नौकरी लग गई, गरीबी दूर हो गई। ये सब कहने वाली बात है। उससे वो एक शॉर्ट टर्म जो है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है कि अगर उतने लोगों की जेब में पैसा चला गया, उतनी डिमांड हो गई, वो डिमांड सप्लाई वहाँ पे होगी, ख़त्म हो जाता है। गरीबी तभी दूर सकती है जब ओवरऑल देश हमारा जो पूरा डेवलपमेंट करेगा, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही बात करी गई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वही जो गरीबी वाली बात है उसी से लिंक है पूरा एक तरीके से। तो एम्प्लॉयमेंट हर सरकार आती है कि हम रोज़गार करेंगे, रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, है ना। और आज भी आप देखते हो कहीं कहीं आप जाते हो तो इस तरह से आपको लेबर बैठी मिल रही होती है, जो कि ये लोग दिन में जो है कि अब इनको ये नहीं पता है कि आज कहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। दे आर सिटिंग लाइक इन हाइपोथेटिकल कंडीशन, है ना, कि उनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ काम होगा, कौन सा काम वहाँ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दे आर नॉट वेरी श्योर कि हाँ कल की डेट में वो कहीं काम करेंगे तो वहाँ से कुछ कमाएंगे तब जो है कि वो खाएंगे। ये सिचुएशन आज भी है ना। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास, जैसे अपनी आपका जो है कि नरेगा यानी 100 दिन जो है कि साल में आपको मिलेंगे, आप काम करिए, इसको आपको पेमेंट मिलेगा सरकारी। आपका एक तरीके से उसमें आपको राइट दे दी है कि 100 दिन आप काम करो नरेगा में, आप करके पैसा दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर हैज़ बीन बेस्ट टूल ऑफ इकोनॉमिक, है ना, एलिवेशन पॉवर्टी, कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आप सभी लोग जानते हो कि इनइक्वालिटी क्या होती है ना। कोई मान लो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, किसी पे ना नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। दो इंडियन प्लानिंग हैज़ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल, ओनली इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज मेड अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एंड सोशल प्लानिंग वॉज लेफ्ट पॉलिटिकल प्रोसेस। दैट इज़ वाई रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट आप देखते होगे ना, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन इसीलिए क्योंकि इनइक्वालिटी है। मान लो कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही रहा कि मान लो कि कुछ जो है कि एक तरीके से मान लो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं जो कि जिन्हें सूद कहा गया कि ये लोग जो है कि मान लो कि जो भी वैसे काम होंगे मान लो कि सेवा टाइप के, तो वो ये लोग करेंगे, है ना। तो इस तरीके का मतलब थिंकिंग थे, इस तरीके की मान लो कि पैटर्न बन चुके थे, है ना। तो उनसे बहुत बड़ी मतलब उनसे इनइक्वालिटी हो गई थी, है ना, इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर जो अपर समाज के लोग थे तो वो मान लो कि एक तरीके से मान लो कि सेक्शन में मान लो कि ऊपर थे, रूल कर रहे थे बाकी लोअर समाज के लोग। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात जब थी तो ये अब इसको मिलाना था। तो मेन चीज़ ये कि क्या कर दिया गया कि जो एजुकेशन है और जो जॉब लगेगी उसके बाद, तो उसमें जो है कि इनका कोटा बढ़ा दिया गया है कि इनका कोटा जो है ज़्यादा कर दिया गया, ताकि जो है कि अगर इनके कम मार्क्स भी आते हैं तब भी जो है कि इनको जो है कि जॉब लगे। यानी जब कट ऑफ आप देखते हो हमेशा, मतलब जैसे मान लो एससी की कट ऑफ अलग जाती है, ओबीसी की कट ऑफ अलग जाती है, जनरल की अलग जाती है ना। तो जैसे मेरा एक दोस्त है तो वो जनरल कैटेगरी का, तो उसका जो है कि आया है लगभग 89 परसेंटाइल आया है, 89 परसेंटाइल आया था यूजीसी नेट में। दोस्त मतलब एक एज ए स्टूडेंट आप समझिएगा, दोस्त समझिएगा उसे। और एक का मान लो कि आया है लगभग 80, इससे कम आया है। अब ये जनरल है और जो है कि इसका ये आपका 80 में है, तो इसका हो गया है, इसका नहीं हुआ है, तो उसमें बुरे मानने वाली कोई बात नहीं है ना। बात यह है कि जो है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, है ना, जो कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की, है ना। तो इसलिए जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें जो है कि और कुछ चीज़ें हैं, अब उसमें क्या जवाब दो, क्योंकि गवर्नमेंट सोच भी रही है, इस पर काम भी कर रही है कि जो है कि एक तरीके का इनइक्वालिटी हमको अब जो है कि वो उस टाइम देखा बहुत अच्छी बात, लेकिन अब जहाँ तक जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि अब क्लोजनेस ये आ गई है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा जो है कि ऊंच नीच वाला हिसाब किताब रहा नहीं है। बहुत लोग समझ गए हैं ये, तो मैं आप भी समझता हूँ इस बात से। अब जो है कि अगर ये करा जाए रिजर्वेशन का सिस्टम, तो एक मेरा सुझाव है, मैं यहाँ पर ये कुछ बुकिश लैंग्वेज नहीं है, कि जैसे कि वो अब सीधा जो है कि जो आर्थिक कंडीशन है उसको देख के कर जाना चाहिए, है ना। जैसे कि वो भी गलत चीज़ है। जैसे मान लो अब ये है, अब इसका मुझे मालूम फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी फैमिली कंडीशंस क्या हैं, है ना। मतलब जो है कि पूरा घर वाले जो ना पूरा आस लगाए बैठे इस पे बच्चे पे कि जो है कि कैसे भी जो है कि ये ऐसा कुछ कर लेगा।
और एक पढ़ाई में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा है और बहुत मतलब गरीब ही कह सकते हो आप, इतना है। तो ये चीज़ तो अब ये जो है कि रिजर्वेशन की वजह से इसका काम रुक गया है ना, और दूसरा अटेम्प्ट था। तो ये चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट को कुल मिला के आर्थिक पर रिजर्वेशन करना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन बेस्ड होकर के रिजर्वेशन करना चाहिए, ऐसा ये मेरा सुझाव है ना। बाकी ऐसा अभी तक कुछ है नहीं। अभी EWS वाला सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू करा है ना, EWS वाला, लेकिन उसकी भी क्योंकि इसका EWS ही था उसके बावजूद भी, क्योंकि बात यह है कि EWS वाला जो है कि और 80 वाला है ना, तो इनमें जो है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, SC ST का तो बहुत कम रहता है, और वो नहीं, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए और ये सरकार कर रही है। दैट इज़ वाई रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड जॉब्स, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होता है। एडमिशन इन द प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एडमिशन लेना हर जगह आपका जो है कि होता है, रिजर्वेशन होता है। मान लो कि 1000 रुपये का फॉर्म जनरल का है, 500 का SC ST का, आप सभी लोग उससे अवेयर हो गए, दैट इज ओनली गिवन हेयर। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के देखिए 17 गोल्स हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है कि आपसे हर जगह पूछे जाते हैं, और कुल मिला के जो है कि यही सबसे बड़ा एम है गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा एम यही है कि हमको जो भी इसके गोल्स हैं इनको जो है कि कंप्लीट करना है ना। अब इनको 17 गोल्स को आप याद कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि एट्थ गोल क्या है, एट्थ गोल क्या है, तो आपको नहीं मालूम होगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसको कैसे याद करना है वो मैं आपको बता दूं। इसको याद ऐसे करना है, इसको एक तरीके से मान लो आप स्टोरी बना करके याद कर सकते हो। जैसे कि आपने गरीब बच्चा देखा, नो पॉवर्टी है यहाँ पर, गरीब बच्चा मतलब पॉवर्टी, गरीबी दूर करना कुल मिला के। आपने गरीब बच्चा देखा, उसको आपने सबसे पहले ये 0 अंक आ रही है, आपने उसको खाना दिया। आपने गरीब बच्चा देखा, आपने उसको खाना दिया। खाना देने के बाद जो है कि उसकी हेल्थ अच्छी हुई, जब आप खाना दोगे तो उसकी हेल्थ अच्छी हुई, है ना। ये 2-3 बार रिपीट कर लोगे, याद हो जाएगा आपको। गरीब बच्चा देखा, आपने उसको खाना दिया, खाना देने के बाद उसकी हेल्थ अच्छी हुई, और जब उसकी हेल्थ अच्छी हुई तब जो है कि आपने उसको स्कूल भेजा, आपने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया, क्वालिटी एजुकेशन, है ना। जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ तब जो है कि वहाँ पर गया, उसने जेंडर इक्वलिटी के बारे में सीखा। वो घर पे था, अनएजुकेटेड था, है ना, वो नहीं जानता था इक्वलिटी होती है ना, मतलब कि, तो ये आपको ऐसे याद करना है। तो वहाँ पर उसने जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में सीखा कि लड़के और लड़की एक समान है ना। उसके बाद अभी तक वो क्या करता था, अपनी सिस्टर से कहता था कि पानी ले आओ, है ना, ये सब चीज़ें। अब उसने क्योंकि जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में सीखा तो उसने वो खुद जो है कि पानी लेने गया, उसको प्यास लगी, तो वो क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन, है ना, वो खुद जो है कि पानी लेने गया। जब वो पानी लेने गया, अब आप देखो ये कैसे याद आपने करा कि जो है कि सबसे पहले आपने गरीब बच्चे को देखा, भूख लगी, आपने उसे खाने को दिया, है ना, हंगर वाली बात आ गई। हंगर के बाद जो है कि तीसरा है कि उसकी हेल्थ अच्छी हुई, हेल्थ जब उसकी तो आपने चौथे नंबर पर उसको स्कूल भेजा, स्कूल भेजा तो 5वें नंबर पर क्या है, उसने इनइक्वालिटी जो है कि वो जो है ना इक्वलिटी के बारे में सीखा, है ना, 5वें नंबर पे ये बात हो गई। अब 6ठे नंबर पे क्या है कि वो पानी लेने गया, है ना, जेंडर इक्वलिटी के बाद 5वें नंबर 6ठे नंबर पानी लेने गया। तो इस 6 नंबर पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना। जब वो पानी लेने गया तब उसने जो है कि वहाँ पर एनर्जी देखा कि पानी से जो है कि कुछ ना कुछ तरीके से एनर्जी, है ना, उसको जो है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में वहाँ पर एहसास हुआ। या आप अपने आप में एज्यूम कर सकते हो कि कैसे पिक्चोरियल आपके माइंड में बनता रहता है ना एनर्जी वहाँ पे। तो जो है कि जब एनर्जी, उसने कहा कि पानी से तो एनर्जी बन सकती है ना, पानी अगर गिराओ टरबाइन पे घुमाओ एनर्जी बन जाएगी, मतलब जो एनर्जी है इसके अंदर। तो तब उसने क्या सोचा, उसने जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसने कहा एनर्जी से तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आप समझो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। उसने ये बात, तब उसने कहा कि तब उसने इंडस्ट्रीज लगाने की बात करी, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उसने करी कि उसने कि अब वो जो है कि इंडस्ट्रीज लगाएगा, है ना। भाई पानी पीने गया तो वहाँ पर उसने क्या कि क्लीन एनर्जी की बात करी, और क्लीन एनर्जी के बाद जो है कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्लीन एनर्जी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद उसने क्या किसकी बात करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी। अब वो ये देख रहा है क्योंकि पूरा ये देश है, पूरा देश है, अब इसमें जो है कि इकोनॉमिक इंडस्ट्री कहाँ पर लगाए, यहाँ पर लगाए, यहाँ पर लगाए, यहाँ पर कहाँ पे लगाएगा, तो वो वहाँ पर लगाएगा जिससे कि इनइक्वलिटी खत्म हो, है ना। जैसे जो पिछड़ा एरिया है वहाँ पर लगाएगा। तो उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो सोचा, लेकिन उसने रिड्यूस इनइक्वलिटी, ताकि इनइक्वलिटी कम हो जाए, रिड्यूस इनइक्वलिटी के बारे में सोचा। जब उसने रिड्यूस इनइक्वलिटी के बारे में सोचा तब उसने बात आई उसके दिमाग में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इंडस्ट्रीज जब लगेंगी तब जो है कि सस्टेनेबल सिटीज़
भी बसेंगी, जब इंडस्ट्री लगेगी तो आसपास और जो है कि सिटीज़ वगैरह बसेंगी, है ना। तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ वहाँ पर आएंगी। जब कम्युनिटीज़ आएंगी तो वो कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगी, कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो वो जब भाई वहाँ पर मान लो कोई खाली जगह पड़ी हुई, अब वहाँ पर मान लो कोई बस्ती बस गई, तो वो कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करेंगे। जब वो कंज्यूम करेंगे, है ना, तो फिर एक तरीके से क्लाइमेट पे चेंज होता है, फिर वहाँ पर वो प्रोड्यूस करेंगे, कंजम्पशन होते हैं कि भाई मानव हम ही लोग तो इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, है ना, रोड बना रहे हैं, धुआं वहाँ उसमें जो गाड़ी चल रही है ना, पॉल्यूशन हो रहा है। हम ही लोग जो है कि गंदगी अवेयर नहीं है कि जो है कि इधर उधर पॉलीथीन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब हम लोगों के द्वारा हो रहा है ना। तो वहाँ पर उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट एक्शन होगा। क्लाइमेट एक्शन होगा तो सबसे पहले वाटर, लाइफ बिलो वाटर जो है कि उसको हार्म होगा। उसके बाद जो है कि लैंड ऑन लाइफ, उसको भी हार्म होगा, है ना। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें होंगी तब हम जो है कि उसके बाद फिर व्यक्ति में दिमाग आता है कि वो पीस और जस्टिस की बात करे, कि जो कि शांति, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करे, है ना। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, एकता की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। तो यहाँ पर जो है कि पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स और ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पर बात हुई। तो ये सारे गोल्स जो है कि आपने याद कर लेने हैं, है ना। अब मैं फिर से आपको एक रिकैप करा देता हूँ। क्या करा कि जो है कि एक गरीब बच्चे को देखा तो उसको क्या करा, खाना दिया, खाना लगा, उसकी हेल्थ अच्छी हुई, हेल्थ अच्छी लगी, उसको स्कूल भेजा। स्कूल जब हमने उसे भेजा तो भाई क्या हुआ, स्कूल भेजने के बाद उसने वहाँ पर इक्वालिटी सीखी, है ना, जेंडर इक्वालिटी सीखी, है ना। तब वो खुद पानी लेने गया, जब वो पानी लेने गया तब वहाँ पर उसने क्लीन एनर्जी के बारे में सोचा, क्लीन एनर्जी के बारे में वहाँ पर सोचा। तो उसने कहा कि इससे क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तब उसने जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा, तो उसने सोचा कि जो है कि इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी के बारे में सोचा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ऐसे जाना ताकि इनइक्वालिटी हमारी रिड्यूस हो सके। रिड्यूस इनइक्वालिटी के बारे में सोचने के बाद वहाँ पर ये बात हुई कि आपकी इनइक्वालिटी जब रिड्यूस होगी तब उसने क्या करा कि जो है कि वहाँ पर इनइक्वालिटी की बात क्या था भूल गया मैं भी याद आ जाएगा दिमाग में। इनइक्वालिटी जब रिड्यूस होगी तब जो है कि वहाँ पर एक तरीके से मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वगैरह वो करेगा, और उसके बाद वहाँ पर एक जो है कि नहीं पब्लिक वगैरह जो है कि सिटीज़ वगैरह, सस्टेनेबल सिटीज़ वगैरह वहाँ पे था, और सब सिटीज़ आएंगी तब फिर वो लोग कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन जब वो करेंगे तब जो है वहाँ पर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होने के बाद पहले वाटर पे चेंज होगा, फिर लैंड पे चेंज होगा, फिर उनके अंदर अकल आएगी। अकल जब आएगी तब वो क्या करेंगे, पीस के बारे में सोचेंगे। पीस जब सोचेंगे तब वो एक साथ ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक तरीके से स्टोरी बना के आप ये याद कर लो, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पर तो टाइम लगाया है ना, ये चीज़ है। और ये फिर जो है कि सेल्फ रिलायंस जो इसकी हम बात कर रहे थे, है ना, ड्यूरिंग 1930 एंड 40 देयर वाज एन ardent desire among the nationalist, capitalist and national planning commission, है ना, फॉर मेकिंग इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट इन ऑल इकोनॉमिक स्फीयर। तो ये बहुत पहले से बात हो रही है सेल्फ रिलायंस की, और हमको जो है कि इसको सोचना चाहिए कि हमारा देश जो है कि वो सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंस वॉज डिफाइंड नॉट एज ऑटो जो है कि अटार्की, है ना, अटार्की जो है कि बट एन एफर्ट टू स्ट्राइक अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना, कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो है कि हमको एक पोजीशन चाहिए है ना। इसके लिए ही नहीं जो है कि हमको सेल्फ रिलायंट अपने आप में जो है कि पोजीशन मैटर नहीं करता, हम अपने आप में सेल्फ रिलायंट बन जाए, है ना। पोजीशन तो मिले ही मिले, पोजीशन मैटर वाली बात यह है कि जैसे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उधर पोजीशन के लिए जो है कि हम अपना दबदबा बनाने के लिए ना, वो तो बन ही जाएगा जब हम ऑटोमेटिक सेल्फ रिलायंट होंगे, हमारे देश के सब लोग खुश होंगे तो बस और क्या चाहिए, है ना, ऑटोमेटिक फिर तो वो चीज़ें, वो पोजीशन तो हमको रैंक हम कर ही जाएंगे। एज जवाहरलाल नेहरू असर्टेड सेल्फ, उन्होंने कहा सेल्फ रिलायंस डज नॉट एक्सक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। जैसे कि इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये हम सेल्फ रिलायंट का मतलब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सेल्फ रिलायंट हम बाहर से हमको कोई मतलब ही नहीं, हम अपने आप इनकम जो भी है करेंगे और अपने आप में यहीं पे जो प्रोडक्शन करेंगे वो कंजम्पशन कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ रिलायंट का मतलब ऐसा नहीं है। सेल्फ रिलायंट का मतलब जैसे कि ऐसा, आप बताइए अगर आप सेल्फ रिलायंट हो जाओगे तो फिर आप क्या अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दोगे, है ना, ऐसा तो आप लोग आपको हुंडी कहने लगेंगे। ऐसे आप अगर सेल्फ रिलायंट मतलब अपने आप पैरों पे खड़े हो, है ना। अब अगर आपका दोस्त जो है कि अगर मान लो कोई एक सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हो और आप सेल्फ रिलायंट हो, आप जो भी आप अपने आप जो है कि सारी चीज़ें मान लो कि आपको जो आवश्यकता होती है वो आप जो प्रोड्यूस कर लेते हो और अपने आप में आप सक्षम हो। लेकिन जब आपको कोई बिजनेस ओपन करना है तो क्या आप अपने दोस्त की मदद नहीं ले सकते हो, बताइए आप, है ना। क्योंकि मान लो कि उसमें जो है कि 1 करोड़ रुपया लग रहा है
तो आपका अगर फ्रेंड है तो उससे उसके साथ भी आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो कि 50-20 लाख की उससे आपने मदद ले ली, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। यू आर सेल्फ रिलायंट बट यू कैन डू एनीथिंग इन पार्टनरशिप और यू कैन डू ट्रेड, है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड को वहाँ पर अवॉइडेंस जो है कि या एक्सक्लूड नहीं करा गया, विच शुड बी इनकरेज, बट जो कि इनक्रेज करा जाना चाहिए, बट विद अ व्यू टू अवॉइड इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, है ना। जैसे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है कि आप जो हो कि हम इसलिए कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि अपने आप में जो है कि सक्षम होना, है ना, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना कि जो है कि हम डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ना, वो चीज़ नहीं। इंडिया स्टिल स्ट्राइव्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन एवरी फील्ड ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज सर्विंग द रियलिटीज़ ऑफ हायर इंटरडिपेंडेंस इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी भी चीज़ें हैं, अभी भी जो है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बने, और हम बेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और वी आर डूइंग बेस्ट एंड वी विल बी सून बी कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द पोजीशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए जो है कि ये हमारी जो शायद लास्ट स्लाइड है, लास्ट टू, हाँ बस ये ख़त्म। उसके बाद जो है कि 2 स्लाइड है। ये मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, समय के साथ बदलना अपने आप को भी बहुत ज़रूरी है ना। देखिए अब ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग होते हैं सच से, ये जो सच है ना, इसको समझ नहीं पाते, इसको नकारते रहते हैं। आप भी समझिएगा ये सच क्या है। सच ये कि समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ बदल जाना चाहिए, परिस्थिति के हिसाब से चेंज होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव में कुल मिला के, है ना, पॉजिटिव ही सब समझिए, है ना। ये नहीं कि जो है कि समय के हिसाब से आप नकारात्मक हो गए कि आपको बुरे लोग मिल गए तो आप भी बुरे हो गए, वो वाली बात नहीं। पॉजिटिव में सारी बातें हो रही हैं ना। जैसे कि ज़माना बदल गया है ना। जैसे कि मान लो कि ज़माना बदलने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल चीज़ें जो है कि अब नहीं काम करती, तो आपको जो मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न चीज़ें हैं उन पे आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे। ये सच्चाई है। बहुत से लोग जो है ना, अब आपको क्या बताया जाए उसमें, बहुत से लोग जैसे आज की डेट में आपने सोचा था कि ये यूट्यूब वगैरह जो ये चल रहा है, सबसे बड़ा मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ ना, तो एक टाइम पे जो है कि इस चीज़ पर लोगों ने भरोसा नहीं करा, विश्वास नहीं करा, है ना, कि अरे क्या है ये जो है कि ये तो कोई पक्का काम नहीं है ना, कोई मतलब ऐसा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा टूल है और सही भी है भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और लेकिन जो है कि अभी यूट्यूब वगैरह है, तो ये जो है कि जब स्टार्टिंग में जहाँ पर जो है कि ना एक व्यक्ति अगर स्टार्ट कर दे, कुछ भी डाल दे, वो चलना ही चलना, क्योंकि उस यूट्यूब पर और कोई कंटेंट है ही नहीं, तो वो रिकमेंड वही करेगा, है ना, जब उसको भी खड़ा होना है। तो बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस पर, और बहुत टाइम तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत लोग बनाते, तो व्यक्ति जो है जिसको नहीं बनाना, तो वो कह रहा है कि यार ये सब बकवास है ना, इस तरीके, मतलब एक बात कह रहा हूँ, और जो इसमें कोई नहीं, तो मतलब आदमी मानता नहीं है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं दौड़ना चाहता, मतलब वो एक उसमें बैठा होता ना, ये पूरा एक तरीके से एक बॉक्स होता है, ये ट्रेडिशन का बॉक्स होता है, तो ये बिल्कुल उसकी गिरफ्त में होता है व्यक्ति, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना ट्रेडिशन आप भूल जाओ, ट्रेडिशनल चीज़ें ना करो, बट यू विल हैव टू मूव विद मॉडर्नाइजेशन। आपको उसके साथ भी चलना है, कदम से कदम मिला करके, है ना। ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए अपग्रेडेशन ज़रूरी है। अगर भाई अपग्रेडेशन नहीं हुआ होता तो आज हम भी, आज जैसे जानवर तो अभी भी हैं, ह्यूमन इज आल्सो एनिमल, और लेकिन जो है कि हम एक तरीके से बिल्कुल और जानवरों से अलग हट करके हैं हम, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें जो है कि इसीलिए जो है ट्रेडिशनल ना होकर के हमको जो कि समय के हिसाब से है। अब आज समझिएगा कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है किस पे चल रही हैं, है ना। अब जो है कि अब कोई नहीं सोचता है, अब सब उसको मानने लगे, ट्रथ को सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। इंटरनेट जब 2000 से पहले जो यही था कि यार साहब ये कैसे हो जाता है, सामने कैसे कोई व्यक्ति दिख जाएगा, और जिन लोगों ने इसको माना, सच मान लिया कि हाँ ये होने वाला है, उन्होंने अपना कोई ब्लॉग बना लिया, है ना, अरबों खरबों में आज खेल रहे हैं, है ना। मतलब क्या बताया जाए उसमें, तो ट्रेडिशन के हिसाब से भी चलना बहुत ज़रूरी है, सॉरी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से। ट्रेडिशन आपका जो है कोई बात नहीं, उसको भी आप रखिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़िए, है ना। ये नहीं कि जो है कि आप बिल्कुल आप इसकी गिरफ्त में हो, आप इससे बाहर निकल नहीं रहे हो, आपने लग रहा है कि अरे नहीं लोग क्या कहेंगे। समाज जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है कि एक तरीके से लोगों को कहते नहीं कि बाहर नहीं निकलने देना चाहता है अपनी गिरफ्त से। कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग कि समाज क्या कहेगा, ये सब, ये 4 लोग क्या कहेंगे। अब ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये कब से बात चली, आपके दादा परदादा भी कहते होंगे 4 लोग क्या कहेंगे, तो ये 4 लोग क्या अभी भी जिंदा हैं क्या? ये 4 लोग कौन है भाई? तो इसलिए जो आपको सही लगे
पॉजिटिव चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से आप वो करिए, ज़रूरी है। नहीं तो व्यक्ति जो है कि फेमस एग्जाम्पल है आपके नोकिया वगैरह जो है कि उसने नहीं चेंज करा, ख़त्म हो गया, आज की डेट में कहाँ है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला के मेरा यही कहना मॉडर्नाइजेशन में, आप मेरा यही कहना कि यही मतलब हुआ मॉडर्नाइजेशन का, है ना। Especially the agriculture sector of the economy needed in an immediate inclusion of modern methods, techniques of farming, dairying, etc. Similarly, education too India needs to go for inclusion and modern education system. जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये बताइएगा कि देखिए कहीं भी अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है, अगर कहीं भी जो है कि किसी को जॉब चाहिए, ये सभी लोग जानते हो वो आपकी डिग्री एक एलिजिबिलिटी है, वो आपकी एक एलिजिबिलिटी है, वो आपका गेट के अंदर तो आप घुस जाओगे। डिग्री तो एलिजिबिलिटी है ना कि आप इनके पास आइए, वो आप अंदर आइए, फिर जो है कि उनका होगा मतलब वहाँ पर इंटरव्यू होगा, और फिर वो अगर उस बंदे को उसके अंदर स्किल्स ही नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ही इज़ अनएबल टू मेक एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस डिग्री, तो उसका फिर क्या नीड है। तो यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो है कि हमको जो है ना काम करना है उन सेक्टर्स में, जैसे कि अब एग्रीकल्चर है ना। एग्रीकल्चर पे जो है कि हमारे यहाँ जो है कि जगह बहुत ज़्यादा है, लेबर भी, लेबर सरप्लस कंट्री हम लोग हैं, लेकिन जो है कि अब उसके बावजूद भी जो है कि हम अपना प्रोडक्शन जो है कि कर रहे हैं अच्छा, लेकिन हम और अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो टेक्निक्स हैं, है ना, उनका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। एजुकेशन की बात मैं यहीं पे कर रहा था कि एजुकेशन में जो है कि चेंजेस लाने पड़ेंगे हमको, जो है उसको स्किल ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। मतलब बच्चा जो है कि मैं तो अपनी तरफ सुझाव दूंगा कि बच्चा जब हर क्लास में, चाहे वो 4th हो, 5th हो, 6th हो, 8th हो, उसको ये उसमें बताया जाना चाहिए हर क्लास में कि आप किस लिए आए हो इस दुनिया में, आपका मेन गोल क्या है। उसको अपना गोल याद दिलाना चाहिए उसको। ये चीज़ ये सरकार नहीं वही बात है कि अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मेरी बात कहीं पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन बच्चे को उसका अपना गोल जरूर याद दिलाना चाहिए, ऐसे समझिएगा। क्योंकि जो है कि बच्चा 12th के बाद निकल जाता है, उसको यही नहीं पता होता मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ। अगर यही जो है कि 5th क्लास से उसको ये पता है कि मुझको इस लाइन में काम करना है ना, मुझको इकोनॉमिस्ट बनना है ना, मुझको देश की अर्थव्यवस्था समझनी है, और जो है कि जो प्लस माइनस जोड़ घटाना वो तो सब चल ही रहा है भाई, जो भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं वो तो सब पढ़े। उसको ये चीज़ें बतानी चाहिए कि बचपन से ही कि जो है कि इस तरीके से बुक में बच्चा जो है कि नहीं पढ़ पाता। जब बुक होती है ना तो उसको ऐसा लगता है ये पढ़ना, इसका एग्ज़ाम देना है। जब आप इस तरह से बताओगे कि देखो बेटा हमारे देश की इकोनॉमी है, हमारा देश है, उसके अंदर अर्थव्यवस्था है, जो आप सेल परचेज करते हो, है ना, तो ये अर्थव्यवस्था है। ऐसे ऐसे देश, जैसे हमारे घर का बजट होता है ऐसे हमारा देश है, इसका भी बजट होता है। जैसे हमारे घर पे मदर फादर होते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट हमारे देश की है, वो हमारे देश को लेकर चल रही है। पैसा कभी कम पड़ जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है ना। तो बच्चे के अंदर ये चीज़ें इनकलकेट होंगी, वो नहीं समझेगा। धीरे धीरे जो कि जो है कि 9th 10th का बच्चा जो है कि चीज़ें समझने लगता है, लेकिन उसको बुकिश फॉर्म में हम उसको पढ़ा रहे हैं। उसको जो है कि हमको इस तरह से पढ़ाना है ताकि जो है कि वो स्किल्ड बने, है ना, वो चीज़ों को समझे। तो वो सब सारी बातें हैं। लेकिन एक्चुअली में मॉडर्नाइजेशन हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, वहाँ पर तो कम है, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा है। कि 68 में जो है कि ये केवल अंडरवियर पहन के लेटा हुआ था, आज और बाकी इस तरह से था। आज की डेट में जो उसकी बॉडी का रंग कलर है उसका, तो उसने पहन लिया अंडरवियर, बाकी पूरी बॉडी पे उसने बढ़िया टैटू बनवा लिया, है ना। कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है कि बहुत ही जो है कि ज़रूरी, एक तरीके से मैं आपको कहूँ कि आपका जो है कि DPSP ये बात करता है वेलफेयर ऑफ पब्लिक के हित में जो होगा उसकी बात करेगा, है ना। उस पर लॉ बनाने की बात करेगा जो पब्लिक के हित में होगा। ये जो है कि एक तरीके से अपग्रेडेशन है ना। ये जो है कि अपग्रेड करना चाहता है चीज़ों को, और क्या अच्छा हो सकता है ना। ऑल द एस्पिरेशन ऑफ नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर्स लुक रिजनेटिंग इन द वेरी सोल ऑफ द इंडियन प्लानिंग सिस्टम। Coming to the composition of objectives, we may confidently conclude that all the inspiration of the preamble, the directive principle of state policy, the fundamental duties and fundamental rights have got their due place and weightage. तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि लेक्चर जो है कि अभी का ये जो मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि जो है कि आगे का मैं इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि अभी हमारा क्या हो रहा है, पिछले 2-3 लेक्चर थे कि उसका कुछ पार्ट बच जाता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ, है ना। तो वो तो यहाँ पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा है।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बिल्कुल जो है कि अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और आप किसी टॉपिक के समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ डू कमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।